जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल आशिक यूपीएससी पर। आज का इस टॉपिक है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो प्रश्न हमें याद नहीं होते हैं और परीक्षा में हम वो प्रश्न छोड़ करके चले जाते हैं। जैसे हमें 1 नंबर 2 नंबर भी कम पड़ जाते हैं, जिससे हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो आज सभी एक से जितने 395 अनुच्छेद हैं वो इस वीडियो में कंप्लीट कराए जाएंगे, वो भी आसान तरीके से ट्रिक के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको तो ये छोटी सी बात पता ही होगी कि संविधान को किसने लिखा है। तो संविधान को मुख्य रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है, जिसमें 22 भाग और 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये महत्वपूर्ण संविधान के अनुच्छेद हम इस वीडियो में देखेंगे और अच्छे से याद भी करेंगे। भाग 1 में ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसलिए धैर्य बनाए रखें। तो इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो 22 भाग में से पहला भाग जो है वो इसमें भारत देश का परिचय दिया हुआ है कि भारत देश क्या है। अनुच्छेद 1 में कि भारत राज्यों का एक संघ है। दूसरे अनुच्छेद में दिया है नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि भारत में यदि कोई दूसरे राज्य मिलना चाहता है तो उसे किस अधिनियम द्वारा कैसे मिलाया जाएगा, इस बारे में दिया हुआ है। तीसरे अनुच्छेद में दिया है कि राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों के परिवर्तन, जैसे कि अगर किसी जगह किसी राज्य का नाम बदलना है तो उसे किस प्रकार किस अधिनियम द्वारा बदला जाएगा, यह अनुच्छेद 3 में दिया गया है। जैसे कि अभी वर्तमान में योगी आदित्यनाथ द्वारा जितने भी जगहों के नाम बदले जा रहे हैं, तो इस तरह से ये किस अनुच्छेद में है, 3 में। भाग 2 देखते हैं। भाग 2 में 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद जो है वो नागरिकता के हैं। ठीक है, तो इसमें एक ट्रिक है, नाग पंचमी, यानी कि नाग से हो जाएगा नागरिकता, पंचमी से आप जानते ही हैं 5, यानी कि 5 से लेके 11 तक जो है वो नागरिकता का प्रावधान है भाग 2 में। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, कहाँ से 12 से लेके 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है उसमें मौलिक अधिकार दिए हुए हैं भाग 3 में। और भाग 4 में है 51A। 51 जो अनुच्छेद है वो भाग 4A में है, जिसमें मौलिक कर्तव्य हमारे निर्धारित किए गए हैं। इसमें क्या है, समानता का अधिकार, यानी कि सभी भारत के वासी जो है सब समान है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारे देश में हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे हमारे देश की हानि हो और किसी को नुकसान हो। स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे हमको कोई क्षति हो रही है तो उसके विरुद्ध हम कोई कार्रवाई करा सकते हैं सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा, ये हमें अधिकार प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम किसी भी धर्म को माने, ये भी हमारा अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी भी अधिकार है कि हम अपनी संस्कृति की रक्षा करें, हम अपने संस्कृति में कोई शिक्षा का भी अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ऐसा प्रश्न कई बार आता है और पूछा भी जा सकता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। तो इसका हम आंसर टिक करेंगे रूस से। हमारा जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है वो रूस देश से लिया गया है। और किस समिति की सिफारिश पर यह बनाया गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत ये संविधान में शामिल किया गया था। अब आइए देखते हैं भाग 5 में। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक, इसमें हमारे राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, और भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक हमारे राज्यपाल आते हैं। इनको कैसे याद करेंगे, आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों, जो ये अनुच्छेद है भाग 5 और भाग 6, इसको साथ ही साथ याद करना होगा, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो अनुच्छेद 52, इसमें राष्ट्रपति के पद का विश्लेषण किया गया है। इसको याद कैसे करेंगे कि 52 में राष्ट्रपति के पद का विवेचना किया गया है।
तो आप इस फोटो को देख पा रहे होंगे कि एक आदमी यहाँ पर बैठा है। अगर इसके पैरों को देखें तो ये कैसा बन रहा है 5, और ये जो इसके सामने झुका हुआ है ये कैसा बन रहा है 2, यानी कि ये कैसे बन रहा है 52। तो आपको ये तो पता ही है कि राष्ट्रपति के सामने कोई, वो तो एक राजा होता है, और आपको ये पता होगा कि राष्ट्रपति क्षमादान करता है कि यदि कोई किसी की फांसी वो रुकवा सकता है राष्ट्रपति। तो ये व्यक्ति अगर किसी इसने गलती कर रखी है तो ये राष्ट्रपति के सामने झुक करके माफ़ी मांग सकता है। तो आपको ये 52 की तरह दिखाई दे रहा होगा। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद के लिए संविधान में प्रावधान है। ठीक है, और इस तरह से आप एक और तरीके से याद रख सकते हैं राज्यपाल के लिए। तो 52 के लिए राष्ट्रपति है, और ये जब एक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 53, लेकिन एक अपने पास से जोड़ेंगे 153। तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का प्रावधान है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 53 में, इधर भाग 5 के अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के शक्ति और कार्य, कि राष्ट्रपति के पास कितनी शक्तियाँ होती है और वो क्या क्या कार्य कर सकता है, इस बारे में दिया है। ठीक है, जबकि इसमें एक और जोड़ेंगे तो 53 में एक जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा, यानी 154 में, अनुच्छेद 154 में राज्यपाल के शक्ति और कार्य दिए गए हैं कि राष्ट्रपति के पास ही कौन कौन सी शक्तियाँ हैं और वो राज्यपाल क्या क्या कार्य कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 54 में, तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो अधिनियम दिए गए हैं, निर्वाचन संबंधी इसमें बातें कही गई हैं अनुच्छेद 54 में। जब इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 55, जब एक जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, यानी 155। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल के निर्वाचन का नियम दिया हुआ है कि राज्यपाल का निर्वाचन कैसे होगा। ठीक है, कि ये राष्ट्रपति और राज्यपाल का कॉन्सेप्ट जो है एक अच्छे से याद हो गया होगा आपको। अब देखते हैं कि ये राष्ट्रपति पर आपको पता ही है कि राष्ट्रपति को ये हटाना है तो कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा। कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग। और ये आपको बात पता होनी चाहिए कि यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लग रहा है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, यानी 2 हफ्ते पहले राष्ट्रपति को सूचित करना आवश्यक होता है कि आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में निर्धारित की गई है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार से लगेगा। ठीक है, अनुच्छेद 72 में क्षमादान दिया गया है। क्षमादान का प्रावधान है कि राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई गई है कोर्ट के आदेश अनुसार तो राष्ट्रपति उसे माफ़ कर सकता है, इसे फांसी नहीं होगी। ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 72 में। फिर आता है अनुच्छेद 123। ठीक है, इसमें अध्यादेश। अध्यादेश आप समझते हैं क्या होता है अध्यादेश। तो अध्यादेश क्या होता है कि जब राज्य में जब राज्यसभा और लोकसभा की बैठक न चल रही हो और देश में किसी जरूरी कानून की आवश्यकता होती है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करके कानून बना सकते हैं। वो भी किस तरह से, पर मंत्रिमंडल की क्या सिफारिश होनी चाहिए। ये नहीं कि अपने आप कानून बना दे, ऐसा नहीं होता है। मंत्रिमंडल की सिफारिश होनी चाहिए कि इस विषय पर कानून बनाना चाहिए और इस तरह से बनाना चाहिए, तभी राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं और कानून बना सकते हैं। और आपको ये तो पता ही होगा कि कानून कैसे बनता है, हमारे देश में कैसे होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले क्या होता है, अध्यादेश लोकसभा में पारित होता है, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं, तब वो जा कर के पूरे देश में लागू होता है। तो 3 स्टेप में हमारे यहाँ कानून बनता है। तो 3 स्टेप, 1 2 3, इस तरह से आप इसको अच्छे से आसानी से याद रख सकते हैं। एक में क्या होता है, लोकसभा में पारित होता है, दूसरे क्या होता है राज्यसभा में, तीसरा हस्ताक्षर, यानी कि 1 2 3 चरण में हमारे यहाँ कानून बनता है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि एक अनुच्छेद 123 में अध्यादेश का प्रावधान है। अनुच्छेद 143 में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह, राष्ट्रपति वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको मानना ही मानना है।
राष्ट्रपति ऐसा नहीं करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह केवल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मानना उनको बाध्य है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति का हो गया 1, 4 और 3 यानी 143 में, अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, अब आते हैं उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति की पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति, ठीक है, और अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कर सकते हैं उपराष्ट्रपति। आप इतना तो पता होगा कि राष्ट्रपति अभी कौन है, रामनाथ कोविंद है, और उपराष्ट्रपति कौन है, एम वेंकैया नायडू है। ठीक है, तो अनुच्छेद 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति के पद का उपराष्ट्रपति का प्रावधान है, और 64 में क्या है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चलते चलते आपको ये एक फैक्ट बताते चले कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, तो उनको उपराष्ट्रपति के लिए सैलरी नहीं मिलती, उनको वेतन नहीं मिलता उपराष्ट्रपति के लिए, जैसे कि राष्ट्रपति के लिए मिलता है राष्ट्रपति पद के लिए वेतन, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं मिलता। वो जो सभापति के रूप में कार्य करते हैं, सभापति का वेतन मिलता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं मिलता है, जबकि वो सभापति के रूप में कार्य करते हैं तो उनको सभापति के लिए उनको वेतन दिया जाता है। तो हमने अब तक राज्यपाल देख लिए, राष्ट्रपति भी देख लिए और उपराष्ट्रपति भी देख लिए। अब हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद में है और उनके क्या क्या कार्य हैं और किस तरह से उनको याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब तक आप किसी चीज़ को साथ साथ नहीं करेंगे तब तक याद होने में क्या होती है, थोड़ा कठिनाई होती है। तो आपको अच्छे से याद करने के लिए सबको एक साथ लेके चलना होगा, एक साथ याद करना होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री यानी अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल का प्रावधान है। अनुच्छेद 74 में जो मंत्रिमंडल दिए रहते हैं, जो मंत्रिमंडल होते हैं वो राष्ट्रपति की सहायता के लिए होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के अध्यक्ष जो होते हैं, लोकसभा के मंत्रिमंडल के अध्यक्ष, वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और उसका अनुच्छेद 74 में प्रावधान है। मंडल का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो इस तरह से आप अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 76 में क्या है, महान्यायवादी क्या होते हैं, इनको वित्तीय अधिकारी भी कहा जाता है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और ये महान्यायवादी जो है वो प्रधानमंत्री को कानूनी सलाह देते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ याद कर लेते हैं मुख्यमंत्री का। तो जिस प्रकार से देश के लिए, केंद्र के लिए प्रधानमंत्री है, उस तरह से राज्य के लिए मुख्यमंत्री होते हैं। तो मुख्यमंत्री का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 164 में दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 163 में क्या है, मंत्रिमंडल। जो राज्य स्तर पर मंत्रिमंडल होते हैं उनका जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। तो 163 में जो मंत्रिमंडल और 164 में मुख्यमंत्री। ठीक है, और 165 में महाधिवक्ता भी वही कार्य करते हैं जो महान्यायवादी करते हैं। आप इसको किस तरह से याद कर सकते हैं, तो देखिए ये 11 देख रहे हैं आप, -11 कर दीजिए। 74 में जब -11 करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 63, और आपको एक अपने पास से जोड़ देना है। यानी अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के लिए जो मंत्रिमंडल होते हैं उनका प्रावधान है, और 163 में राज्य के लिए जो मंत्रिमंडल होते हैं उनका प्रावधान है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का प्रावधान है, तो जब 11 माइनस करेंगे तो 64 आएगा। ठीक है, 64 आएगा, तो 164 अनुच्छेद में मुख्यमंत्री का प्रावधान है। इस तरह से अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का प्रावधान है, जब 11 माइनस करेंगे तो होगा 65। ठीक है, तो अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के लिए प्रावधान है। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 79। ठीक है, तो अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद, और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा। आप इसको कैसे रख सकते हैं, तो एक एक वर्ड निकालते जाते हैं आगे से, एक एक अक्षर।
ऊपर संसद से 100 निकाल लेते हैं और राज्यसभा से र निकाल लेते हैं, लोकसभा से ल निकाल लेते हैं, तो हमारे ट्रिक क्या बन जाता है, सरल। यानी कि अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद है, 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। और इसको ट्रिक से जब याद करने, कैसे याद करेंगे, तो जब 79 में 11 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 68, यानी अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का प्रावधान है, ठीक है। और जब 80 में 11 घटाएंगे तो क्या होगा 70, तो क्या होगा हमारा 70, तो राज्यसभा का प्रावधान है इसमें, और इसमें अनुच्छेद 170 में विधानसभा का प्रावधान है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का जब प्रावधान है, जब इसमें 11 माइनस करेंगे तो अनुच्छेद 175 में विधान परिषद का प्रावधान है, ठीक है। अब नीचे देख लेते हैं अनुच्छेद 100, 108, 110 इनके बारे में। तो अनुच्छेद 100